हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग नियमित रूप से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनजर स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 5वें सेट का पहला प्रश्न, सेट 5A। पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 7। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि नियमित रूप से स्टैटिक्स का प्रश्न आपको शाही पाठशाला पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अब तक 4 कंप्लीट सेट और PYQ के रूप में सभी प्रश्न 69th बीपीएससी तक के यूट्यूब पर दिए जा चुके हैं। आपको यदि PYQ देखने हो तो प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है 69वीं तक, शुरू से लेकर के 69वीं तक स्टैटिक्स के प्रश्न आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। और सेट के फॉर्म में भी 4 सेट कंप्लीट कर चुका हूं और 5वां सेट अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनजर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी फॉर्मेट करके दिया करता हूं, जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 70वें बीपीएससी के लिए बहुत सारा प्रश्न मैंने दिया है और भी सेट कर रहा हूं, और सेट करने के बाद आपको और भी गेस्ट प्रश्न के रूप में दूंगा। उसके उत्तर यदि आप तैयार करते हैं तो उम्मीद संभावनाएं बनती है कि आपको मुख्य परीक्षा में हो। और जो मैं अभी दे रहा हूं, चूंकि यह वीडियो बाद तक भी रह सकता है, तो 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए दे रहा हूं। तो जो भी 70वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के स्टूडेंट हैं वह वीडियो को नियमित रूप से देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अब तक भी आप लोगों में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चले बने तो कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया कीजिए। यदि आप अपना कुछ सुझाव हमें देते हैं तो मैं उसे निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा, उसे पालन करूंगा, उसके अमल में लाऊंगा। तो आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं कि टेबुलेशन में क्या मैंने लिया है। हालांकि एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि आज का प्रश्न बहुत ही कठिन है और जटिल भी है। इतना जटिल रेयर कभी कभी बीपीएससी पूछता है, लगभग नहीं पूछता, लेकिन जटिल प्रश्नों को भी समझना जरूरी है। जटिल प्रश्न का मतलब है कि प्रश्न पूछने का जो भाव है वह क्लियर समझ में जब नहीं आने लगता है तो इस प्रश्न को जटिल कहते हैं। सॉल्यूशन जिसका जटिल है उससे लेना देना हमारा जटिलता से नहीं है, बल्कि प्रश्न पढ़कर उसकी प्रकृति को न समझ पाने की क्रिया यही जटिल है। तो आइए एक एक करके पहले समझते हैं, फिर जटिलता को सरलता में बदल देंगे। विश्व एवं एशिया की वर्ष 2005, 2010 एवं 2020 के लिए तालिका में ऊर्जा की मांग का पूर्वानुमान दिया गया है। जो हम लोग टेबल में देख रहे हैं कि 2005, 10 और 20 में विभिन्न प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, इसका पूर्वानुमान जो है कि टेबल में दिखाया गया है कि विश्व में कितना है और एशिया में कितना है। विश्व का मतलब होता है एशिया सहित विश्व, यानी कि पूरे विश्व में 56, और यदि पूरे विश्व में से सिर्फ एशिया की बात करें तो 8, यानी एशिया को छोड़ करके शेष विश्व की बात करें तब कितना हो जाएगा, एशिया को छोड़ करके तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, उसी प्रकार से अब सोचे तो कुल विश्व में 160 है। सभी प्रकार के ऊर्जा का जो पूर्वानुमान है, ऊर्जा की मांग का जो पूर्वानुमान है 160 है, लेकिन एशिया में कितना है, 160 में से 19, यानी शेष एशिया की बात करें तो 160 में 19 माइनस कर देंगे तो शेष जो बचता है 141, ये एशिया को छोड़ शेष विश्व का ऊर्जा का डिमांड है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तीनों वर्ष के लिए दिया गया है। जैसे पेट्रोलियम, विश्व भर में इसकी खपत 56, यहाँ पर मिलियन बैरल दिया हुआ है, और 56 में से 8 जो है सिर्फ एशिया में खपत है, बाकी जो 48 है वह विश्व के शेष हिस्से में। 2010 में 86 हो गया बढ़कर, और एशिया में भी बढ़ा 11.5 हो गया। 2020 में टोटल विश्व में बढ़कर जो मांग है 108 मिलियन बैरल हो गया, जबकि एशिया में भी बढ़ा और ये हो गया 18 मिलियन बैरल। इसी प्रकार से नेचुरल गैस के लिए भी है, सॉलिड फ्यूल्स के लिए भी है, न्यूक्लियर पावर के लिए भी है, हाइड्रो पावर भी है, और इसका टोटल दिया हुआ है कि 2005 में कुल जो ऊर्जा का डिमांड था वह 160 मिलियन बैरल था, 2010 में 230 मिलियन बैरल हो गया, और 2020 में 300 मिलियन बैरल हो गया।
तो ये टेबुलेशन में आपको दिया गया आंकड़ा है। उसके बाद आइए, हम लोग टेबुलेशन तो समझ गए, अब यहाँ पर हम लोग समझना चाहेंगे कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, एशिया में, पूरे विश्व की बात नहीं है, यहाँ टेबुलेशन में देखिए एशिया 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 है ना। तो यहाँ पर कहा कि एशिया में वर्ष 2005 से 2020 तक किस ईंधन की कुल ऊर्जा का अनुपात जो है, कुल ऊर्जा अनुपात के मांग में निरंतर वृद्धि हुई है। यानी कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, सॉलिड फ्यूल्स है, न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रो पावर है, इसमें से किसमें निरंतर वृद्धि हुई है। लेकिन आपको निकालना क्या है, पूरे विश्व नहीं, सिर्फ एशिया का आपको दिखाना है कि निरंतर वृद्धि। यदि आप सिर्फ टेबल से देखना चाहेंगे तो 8, 11, 18 वृद्धि हुई है, 1.5, 2.5 और 4.5 वृद्धि हुई है, 6, 13 और 15.4 वृद्धि हुई है। तो आपको लगेगा कि सब में वृद्धि ही हुई है। तो उत्तर कैसे लेंगे, तो एक्चुअली क्या है कि कुल में से आपको देखना होगा कि पेट्रोलियम का कुल में से कितना डिमांड था, क्योंकि कुल तो अलग अलग है ना। इसमें कुल था उस समय 160 में से 8 एशिया में खपत हो रहा था। पेट्रोलियम की यदि बात करें 2010 में तो 11.5 था कुल 230 में से। और पेट्रोलियम की यदि बात करें 2020 में तो एशिया में 18 यूनिट खर्च हो रहा था कुल 300 में से। तो अब पता चलेगा कि नहीं, अलग अलग है, सिर्फ वृद्धि नहीं हुआ। तो इसको निकाल कर देखना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कि लिखेंगे कि पेट्रोलियम का जो खपत है या पेट्रोलियम का जो मांग है वह 2005 में तो 8 बटे कितना है, 160। उसके बाद कहेंगे कि 2010 में तो कहेंगे 11.5 बटे 230। यदि पेट्रोलियम का कहें कि 2020 में एशिया में कितना है तो 18 बटे 300। यह निकाल करके सभी प्रकार के ऊर्जा डिमांड के लिए, पेट्रोलियम के लिए, नेचुरल गैस के लिए, सॉलिड फ्यूल्स के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए, हाइड्रो पावर के लिए निकाल करके देखना पड़ेगा कि किसमें निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। तो मैंने निकाल कर रखा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने निकाला पेट्रोलियम के लिए, तो 2005 में जो था 8 मिलियन बैरल था कुल 160 में से, तो 0.5 हुआ। 2010 में ठीक इसी प्रकार से 0.5 ही था। 2020 में क्या हुआ कि 0.6 हो गया। तो यहाँ पर निरंतर वृद्धि नहीं है, बल्कि 5 से 10 में बराबर रह गया है, समानता बनी हुई थी। नेचुरल गैस की यदि बात करें तो 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन बैरल था 2005 में कुल 160 में से, तो ये हो गया 0.0039। फिर 2010 में अनुपात क्या रहा, 0.0108। फिर 2020 में कितना हुआ तो 0.015। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यहाँ बढ़ते क्रम में दिख रहा है, यहाँ भी बढ़ा है और यहाँ भी बढ़ा है, जबकि यहाँ पर एक बार बराबर था और एक बार बढ़ा था। उसके बाद सॉलिड फ्यूल्स के लिए देख लेते हैं। 2005 में इसका अनुपात क्या था, 6 यूनिट खर्च हो रहा था कुल 160 में से, तो 0.375 हो गया पॉइंट के बाद। उसके बाद है 2010 में ये अनुपात क्या हो गया, 13 बटे 230 हो गया, तो ये बढ़ा 0.0565, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुनः 2020 में यदि देखें तो 15.4 बटे 300 की है, यानी 15.4 यूनिट खर्च है सॉलिड फ्यूल्स का एशिया में कुल 300 में से। समझने के लिए यही समझेंगे कि सॉलिड फ्यूल्स का खर्च 2020 में एशिया में कितना था, 15.4 कुल 300 में से, तो पता चला 0.0513। तो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि नहीं हुआ है। यदि न्यूक्लियर पावर की बात करें और हम लोग एशिया का ही निकाल रहे हैं, तो वर्ष 2005 में जो एशिया में खर्च था वो 2 यूनिट खर्च था, 2 मिलियन बैरल का खर्च था कुल 160 में से, तो ये हो गया 0.0125। फिर 2010 की यदि बात करें तो 4.8 का खपत था कुल 230 में से, तो ये हो गया 0.02087। उसके बाद 2020 में यदि बात करें तो यह 5.5 यूनिट की खर्च था एशिया में न्यूक्लियर पावर का कुल 300 में से, तो ये हो गया आपका अनुपात 0.0183। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार बढ़ा लेकिन फिर क्या हुआ, घट गया, तो ये भी नहीं हुआ।
एक ही बार अब तक नेचुरल गैस में पता चला कि बढ़ा है। एक और है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर की यदि एशिया में बात करें वर्ष 2005 में, तो 1.5 मिलियन बैरल का खर्च था कुल 160 मिलियन बैरल में से। तो ये हो गया 0.0093, बहुत कम खर्च था। उसके बाद एशिया में हाइड्रो पावर का वर्ष 2010 में यदि बात करें तो 2.2 मिलियन बैरल का खर्च था 230 में से। तो ये हो गया 0.0095 मिलियन बैरल। उसके बाद वर्ष 2020 में एशिया में यदि बात करें हाइड्रो पावर के लिए तो 4.6 यूनिट का खर्च था कुल 300 में से। तो यहाँ पर 0.0153 का खर्च हो गया। तो इस बार पता चल रहा है बढ़ा है और फिर से बढ़ा है। यानी कि दो ऐसा ऊर्जा स्रोत है, नेचुरल गैस और हाइड्रो पावर, जिसमें कि निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी पर आप ध्यान देंगे तो निरंतर वृद्धि नहीं दर्ज किया गया है। यहाँ पर एक बार बराबर था, एक बार वृद्धि हुआ, एक बार वृद्धि हुआ, एक बार कमी हुआ, एक बार वृद्धि हुआ, फिर कमी हुआ। तो अतः स्पष्ट है कि नेचुरल गैस और हाइड्रो पावर जो है दोनों में निरंतर वृद्धि हुई है। तो यह प्रश्न पढ़ करके आप खुद से एक बार बनाकर देखिएगा कि आपसे कितना बन पाता है और कौन सा नहीं बन पाता है। दूसरा प्रश्न है, एशिया में वर्ष 2005 से 2020 तक किस ईंधन की कुल ऊर्जा से अनुपात अपरिवर्तित रहा? तो दूसरा प्रश्न है, एशिया में 2005 से 2010 तक किस ईंधन की कुल ऊर्जा से अनुपात अपरिवर्तित रहा? तो अभी हम पिछले प्रश्न की मदद से ही देख लेंगे। नंबर 1 जो है क जो है, इसमें पेट्रोलियम के लिए 2005 से 2010 तक में यह पता चलता है कि यहाँ भी 0.05 मिलियन बैरल का खर्च था और फिर से 2010 में भी 0.05 मिलियन बैरल का खर्च है। और कहीं भी किसी फ्यूल के लिए दोनों यूनिट बराबर नहीं है। तो यही पूछा था एशिया में, तो ये हम लोग निकाले भी हैं एशिया का ही। पिछले प्रश्न में भी एशिया में था और यहाँ भी एशिया में है। 2005 से 2010 तक किस ईंधन की कुल ऊर्जा से अनुपात जो है अपरिवर्तित रहा? तो पेट्रोलियम ईंधन का ही जो कुल ऊर्जा का जो अनुपात है वह अपरिवर्तित है। तो एक लाइन सिर्फ लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। पिछले प्रश्न के हल से स्पष्ट है कि पेट्रोलियम के लिए 2005 में अनुपात 0.05 और 2010 में भी अनुपात कितना है? 0.05। तो इस प्रकार दोनों वर्षों के लिए अनुपात अपरिवर्तित रहा। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो जाता है कि 2005 से 2010 में दोनों वर्षों के लिए अनुपात अपरिवर्तित रहा। इसके बाद से यदि अब हम बात करें तीसरे प्रश्न पर, तो किस ऊर्जा स्रोत की मांग में 2005 की अपेक्षा वर्ष 2020 में एशिया क्षेत्र में अनुपात सर्वाधिक है? एशिया क्षेत्र की ही फिर से बात हो रही है और कहा कि 2005 से तुलना करेंगे ना तो 2020 में जो अनुपात है यह सबसे अधिक था। इससे तुलना करके पूछा गया है, कंपैरिजन करना है 2005 से ये कितना। कंपैरिजन का मतलब हुआ कि 2005 से 2020 में कितना परिवर्तन हुआ। अलग अलग फ्यूल्स के लिए आपको सभी फ्यूल्स के लिए 2005 से 2020 के बीच का तुलना कर लेना है। तो इसमें कुछ आंकड़े हम लोग प्रश्न को का जो हल है यहाँ से ले लेंगे और कुछ हल करके चेक कर लेंगे। तो आइए मैंने यहाँ पर बना कर रखा है। यदि प्रश्न 1 के हल पर ध्यान दें तो पेट्रोलियम 2005 की अपेक्षा 2020 में, अब मैं फिर से हल 1 को लेकर लिए चलता हूँ। 2005 पर यदि आप ध्यान देंगे तो 5 यूनिट का औसतन खर्च था। इसको फिर से सुन लीजिए कि पेट्रोलियम के लिए एशिया में 2005 में जो खर्च का अनुपात था, डिमांड का अनुपात भी कह सकते हैं, मांग का जो अनुपात है वो 8 यूनिट एशिया में खर्च था कुल 160 में। तो ये 0.05 मिलियन बैरल का खर्च हुआ या मांग हुआ। उसके बाद 2020 की यदि बात करें तो 18 मिलियन बैरल का डिमांड था एशिया में पेट्रोलियम के लिए कुल 300 में से। ये कितना हुआ? तो इसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई? तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कितनी वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, 6/5 करके देख लेंगे या 0.06 और 0.05 करके देख लेंगे। तो ऐसा करने से पता चल रहा है
ऐसा करने से, यहां पर है, ऐसा करने से क्या पता चल रहा है, 0.6/0.5। जब ऐसा करते हैं आप तो 1.2 गुना, तो पता चल रहा है कि इसके तुलना में जो वृद्धि है ना, तो सिर्फ 1.2 गुना की वृद्धि हुई है। तुलना जब करते हैं तो 1.2 गुना की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से नेचुरल गैस में यदि 2005 की तुलना करते हैं 2020 से, तो इसमें पता चलता है कि 38 गुना की वृद्धि हुई, 38.46 गुना। इसी प्रकार से यदि सॉलिड फ्यूल की चर्चा करें तो 1.368 गुना। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो 2005 से 2020 में जो हुआ है वृद्धि, तो 1.404 गुना। हाइड्रो पावर की यदि बात करें तो इसी प्रकार से हुआ है 16.45 गुना। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि नेचुरल गैस ऊर्जा के स्रोत का मांग जो है 2005 की अपेक्षा 2020 में एशिया क्षेत्र में अनुपात सर्वाधिक रहा। तो तुलना करके देखने पर पता चला कि नेचुरल गैस का जो अनुपात है इसकी तुलना में बहुत अधिक बढ़ा है, 38.46 गुना जो है कि अधिक हो गया है। तो यही पूछा था कि किसमें सर्वाधिक रहा, तो सबसे अधिक रहा हमारा नेचुरल गैस में। तो यहाँ एक लाइन हमने लिख दिया। अब आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है, किस ईंधन के समस्त विश्व एशिया सहित की मांग की तुलना में शेष विश्व, यानी एशिया को छोड़ करके, शेष विश्व का मतलब एशिया को घटा करके, की मांग में निरंतर कमी आई है। अब यह प्रश्न जो है ना बहुत भयानक है, इसको बनाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। तो इसी प्रश्न के हिसाब से मैंने कहा कि ये बहुत लेंदी पूछा गया है। तो समस्त विश्व में पेट्रोलियम के लिए, पूरे विश्व में एशिया सहित, वर्ष 2005 में अनुपात 56/160 हो गया, 0.35। वर्ष 2010 में यदि इसका अनुपात देखते हैं तो 86 मिलियन बैरल का खर्च था 230 में से, पूरे विश्व की बात है, तो 0.374 हो गया। वर्ष 2020 में अनुपात 108/300, 0.36 हो गया। अब शेष विश्व जिसमें एशिया शामिल नहीं है, तो एक बार टेबुलेशन टेबल पर मैं लेकर के आता हूं। यहां पर यदि आप गौर करेंगे तो कुल विश्व में एशिया सहित 56 है, लेकिन एशिया को माइनस करेंगे तो जो खर्च है तो 56 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो शेष विश्व में एशिया को छोड़ करके 48 यूनिट का खर्च है। तो यही मैंने यहाँ पर निकाला है कि शेष विश्व में 48 खर्च है कुल 160 में से, तो ये हो गया 03। तो इसी प्रकार से यदि 2010 की बात करें तो शेष विश्व में 74.5 का खर्च है 230 में, तो ये हो गया 0.323। फिर यदि 2020 की बात करूं शेष विश्व में यानी एशिया को छोड़ करके, तो 90 का खर्च है, चूंकि 18 था एशिया में खर्च और 108 है टोटल विश्व में, तो 18 घटाएंगे 108 में तो 90 यूनिट का खर्च हो जाता है, मिलियन बैरल का खर्च हो जाता है 300 में से, तो ये हो गया 0.3। तो आप पाएंगे कि निरंतर कमी नहीं हुई है, एक बार 0.35 और एक बार हो गया 0.37, यानी एक बार वृद्धि हुआ है और फिर कमी हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो वृद्धि हो गया और एक बार फिर कमी हुआ, और प्रश्न पूछा कि निरंतर कमी किस में हुआ। तो सभी एक को मैंने समझा दिया, अब सबको मैं दिखा देता हूं, क्योंकि बोलने में बहुत समय लगता है और आप एक बार समझ गए तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा भी समझ जाएंगे। अब यदि उसी प्रकार से मैंने ये आंकड़े भी निकाले हैं, यदि यहां पर आप गौर करेंगे तो 0.237 यहां से थोड़ा सा वृद्धि हुआ, 0.29 हुआ, 23 से बढ़कर 29 हुआ, फिर से वृद्धि हुआ, कितना हुआ 0.32। पूछा था कि कमी किस में हुई थी, इसमें यहां पर दिख रहा है कि चलिए इस तरफ नहीं हुआ। अब शेष विश्व को देख लेते हैं एशिया को छोड़ करके, यहां भी आपको पता चल रहा है 2 था 0 के बाद, यहां पर 2 8 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, तो यहां भी वृद्धि हुआ है। आपको देखना है कि कमी निरंतर किस में हुई है, तो यहाँ 2 8 7 से 2 3 4 हो गया और फिर 2 2 3, यहाँ पर कमी दिख रहा है। और इसकी तुलना में अब इधर देख लेते हैं, 2 5 कमी हुई, 1 7 8 और फिर हो गया 1 7 2, तो यहाँ भी कमी हुई और यहाँ भी कमी हुई। और मैं देख लेता हूँ 0.05
0.03 और 0.04। तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक बार घटा और एक बार फिर वृद्धि हो गया। तो ये भी नहीं हुआ, इसकी तुलना में इधर देख लेते हैं 0.037, 0.18, तो यहाँ पर देखिए वृद्धि हो गया और फिर से यहाँ एक बार कमी हो गया। तो ये भी नहीं है। इसके बाद फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट मिस हो गया है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ष का फॉन्ट मिसिंग है वहाँ पर। समस्त विश्व में हाइड्रो पावर के लिए अब मैं देख लेता हूँ। तो यदि हाइड्रो पावर की बात करें तो 12 मिलियन बैरल है कुल 160 में से, ये हो गया 0.75। तो यहाँ पर कमी दर्ज हुई है और फिर से एक बार और कमी हुई है। यदि शेष विश्व की हाइड्रो पावर पर ध्यान दें तो 0.066, फिर कमी हुई 0.051 और फिर से कमी हुई 0.041। तो दो प्रकार हाइड्रो पावर और सॉलिड फ्यूल में क्या हुआ, समस्त विश्व की मांग की तुलना में एशिया को छोड़ करके शेष विश्व की मांग के अनुपात में निरंतर कमी आई है। तो ये प्रश्न जो था, चूंकि सबका निकाल कर मैंने तो सिर्फ ये दिखा दिया, लेकिन आपको ये टोटल समस्त विश्व के लिए निकालने में बहुत समय लगेगा। तो आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर, और अंतिम प्रश्न भी है हमारा। पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि वर्ष 2005 से 2020 तक किन दो ईंधनों की विश्व एवं एशिया दोनों में संपूर्ण मांग का 60% से भी ज्यादा है। तो पहले 2005 से 2020 तक संपूर्ण ईंधन देख लेते हैं, उसका 60% निकाल लेंगे। जैसे 2005 से लेकर के 2020 तक संपूर्ण ईंधन कितना है, तो तीनों को जोड़ लेंगे, 300, 230 और 160, तो ये हो गया 690। इसका क्या करेंगे हम लोग, 60% निकाल लेंगे। इसका 60% निकालेंगे तो 9 6 की 54 और 6 गुना 6 36 और 36 और 5 36 और 5 41, 36 और 5 41, 9 6 की 54 4 और 9 6 के 36 5 41, तो 414 कह रहा है कि और इसका 60% से भी ज़्यादा, तो 414 से ज़्यादा तो टोटल मिला करके भी नहीं है। और पूछा था किस फ्यूल में, तो अकेला किसी फ्यूल में तो संभव नहीं है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। आइए सॉल्यूशन पर ही लिए चलता हूँ मैं आप लोगों को। सॉल्यूशन है यहाँ पर, कह रहा है कि 2005 से 2020 तक विश्व एवं एशिया में संपूर्ण फ्यूल जो है वह 690 है, और 690 का 60% होता है 576। शायद मैंने इसको कैलकुलेटर से निकाल कर देखा है। एक बार फिर से 6 गुना 9, 9 6 की 54, 6 नहीं, ये गुना थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे थोड़ा। 69 और मल्टीपल 6, 414। ये 576 नहीं होकर के कितना होगा, 414। अभी मैंने पीछे जो किया था इतना ही, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है। तो संपूर्ण विश्व का 60%, तो संपूर्ण विश्व हमारा कितना है, 60 मतलब 690। तो 690 का 60%, 690 का 60% करेंगे तो परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 69 × 6 करेंगे मल्टीपल, तो 414 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछा था कि संपूर्ण विश्व के 60% से अधिक किस फ्यूल का है। तो वर्ष 2005 से 2020 तक विश्व एवं एशिया दोनों में कोई भी ईंधन संपूर्ण विश्व का 60% से अधिक नहीं है। तो ये था हमारा आज का स्टैटिक्स का प्रश्न, जो टैब्यूलेशन पर आधारित था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह टैब्यूलेशन पर आधारित प्रश्न पसंद आया होगा, और जिनको भी पसंद आया वो कमेंट जरूर करें कि यह प्रश्न कैसा लगा। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।